धारा 302 लगा हुआ था जो मर्डर का केस होता है। पटना का फेमस हॉस्पिटल है आईजीएमएस, उसी में वो भर्ती थे ब्रजबिहारी प्रसाद, और वो बेचारा खुद बीमार था और उसको नीचे बुला करके और कर दी गए। ब्रूटल मर्डर हुआ था उसमें 3 ही प्रकार की सज़ा हो सकती है, या तो फांसी होगी, या आजीवन कारावास होगा, या फिर सबूत नहीं मिलेगा तो रिहाई हो जाएगा। और कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है, सिर्फ 2 ही लोग। हाँ, तो जिनके खिलाफ सबूत मिला, क्रिमिनल लॉ में बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलेगा उसी को सजा होगा। अब क्या होगा, ये लोग तो अब कहाँ अभी रास्ता है। हाँ, अभी रास्ता है। पूर्व मंत्री ब्रिजबिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में राजद नेता जो हैं मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ मंटू तिवारी जो हैं उनको भी सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। इनसे जानेंगे इस मुद्दे के बारे में। सर, आगे अब क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया? देखिए, होता क्या है कि धारा 302 लगा हुआ था जो मर्डर का केस होता है, और 302 जहाँ लग जाता है तो ट्रायल के बाद उसमें 3 ही प्रकार की सज़ा हो सकती है, या तो फांसी होगी, या आजीवन कारावास होगा, या फिर सबूत नहीं मिलेगा तो रिहाई हो जाएगा। तो इन लोगों का जो केस था, पटना का फेमस हॉस्पिटल है आईजीएमएस, उसी में वो भर्ती थे ब्रजबिहारी प्रसाद, और वो बेचारा खुद बीमार था और उसको नीचे बुला करके और कर दी गए। ब्रूटल मर्डर हुआ था उसमें। तो साक्ष्य के आधार पर लोअर कोर्ट ने सभी 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास दिया था। लेकिन जब माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई हुई उस केस का, तो यहाँ पटना हाई कोर्ट ने सारे लोगों को कहा कि उचित सबूत नहीं है, इसलिए सारे लोगों को रिहा कर दिया। बाद में ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी, जो पूर्व सांसद भी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इसका डिटेल हियरिंग किया, और उसके बाद आदेश पारित किया कि नहीं, 2 लोगों के खिलाफ सबूत है, जिसमें एक मुन्ना शुक्ला थे और एक, क्या नाम बोले उनका, मंटू तिवारी। ये दोनों आदमी के खिलाफ सबूत पाया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को फेरबदल करते हुए और कहा कि इन दोनों को सज़ा रहेगी बरकरार, और आजीवन सज़ा बरकरार कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये लोग तो अब कहाँ अभी रास्ता है। अभी? हाँ, अभी रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं, पुनर्विचार याचिका फाइल कर सकते हैं कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए। और अगर उस पुनर्विचार याचिका में भी अगर खारिज कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो एक और रिमेडी है, क्यूरेटिव अपील होता है। तो क्यूरेटिव अपील अंतिम अपील होता है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें 5 सीनियर जजेज से, सीनियर एडवोकेट से लिखवाना पड़ता है कि हमारा जो ये केस है वो क्यूरेटिव अपील में सुनवाई होने लायक है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर 5 जज मिल करके, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, महीना में 2-3 केस वहाँ भी बहस करने जाता हूँ, तो वहाँ क्यूरेटिव अपील का प्रोविज़न है, और उस प्रोविज़न के तहत 5 सीनियर वकीलों से लिखवाना पड़ेगा कि हाँ, ये इनका केस जो है क्यूरेटिव अपील में सुनवाई लायक है। अगर 5 सीनियर एडवोकेट लिख करके देते हैं, तब उसको सुनवाई फिर डिटेल से क्यूरेटिव अपील में होगा। तो उसमें भी इनको बरी किया जा सकता है, या सज़ा बरकरार रखा जा सकता है। 2 रास्ते अभी भी बचे हुए हैं। 3 रास्ते हैं, और एक और रास्ता है। हाँ, एक और रास्ता है, वो है राष्ट्रपति से के यहाँ माफ़ीनामा का। राष्ट्रपति के यहाँ भी माफ़ीनामा के लिए राष्ट्रपति को पावर है भारत के संविधान में कि किसी भी एक्यूज को, सजा याफ्ता को, वो चाहेंगे उन अपना स्व विवेक से, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ऐसा भारत के संविधान में राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। तो वो भी एक ऑप्शन है। इसलिए 3 ऑप्शन है इनके पास। तो तीनों में ज़रूर हम समझते हैं कि ये लोग ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। 15 दिनों के अंदर जो है आत्मसमर्पण करने को कहा गया। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो वारंट इशू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। एसपी को डायरेक्शन हो जाएगा कि आप जो है उनको जहाँ कहीं भी हो रेड नोटिस जारी करिए। विदेश भाग गया, हम समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक्टिव हो गई होगी और वो सारा एयरपोर्ट पर चला गया होगा, उनको बाहर तो नहीं जाने देगा। लेकिन अब अरेस्टिंग का मान लीजिए यहाँ छुपते हैं
तो पुलिस को जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आप उनको पकड़ के लाइए, नॉन अवेलेबल वारंट होगा, अरेस्टिंग का कुछ वारंट। लोगों को बरी कर दिया गया है, सिर्फ 2 ही लोग। हाँ, तो जिनके खिलाफ सबूत मिला, क्रिमिनल लॉ में बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलेगा उसी को सज़ा होगा, और जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या फिर आई विटनेस हो, अगर सबूत नहीं मिला तो उसको कानून कहता है कि शंका के आधार पर किसी को आप जेल में नहीं रख सकते हैं। तो ये है। जहाँ तक आप पूछ रही थी कि चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, तो चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव अभी नहीं लड़ सकते हैं, तत्काल वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको चूँकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, भारत में एक कानून है, उसके तहत सेक्शन 8 में प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर 2 साल या उससे अधिक की सज़ा हो जाती है, 2 ही साल है या उससे अधिक सज़ा हो जाती थी तो आजीवन कारावास है, तो वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसमें ये भी लिखा है कि अगर वो सांसद है या एमएलए है और उसको सज़ा हो जाती है तो उसकी सांसदी और एमएलए दोनों खत्म हो जाएगा। ये प्रोविज़न है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में, तो उसके तहत ये अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो अगले साल जो विधानसभा चुनाव है नहीं लड़ उसमें पाएंगे। एकदम नहीं लड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। जी 3 रास्ते लेकिन अभी बचे हुए हैं उनके पास। हाँ, रास्ते 3 अभी हैं। एक बताए कि रिव्यू का है, दूसरा क्यूरेटिव अपील का है, तीसरा माफ़ीनामा देंगे राष्ट्रपति के यहाँ। ये तीनों रास्ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी थे। इन्होंने कहा कि अभी 3 रास्ते बचे हुए हैं, अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ करते हैं ये लोग। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।